CH 104 वास्तविक क्षमता। गुरुदेव, क्या मैं क्षमता मापक यंत्र के साथ फिर से अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकता हूं? वेदांश ने अचानक पूछा। पिछली बार के परीक्षण में वेदांश 4.5 घेरे ही प्रकाशित कर पाया था, जिसका मतलब था कि उसके पास एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर था। वेदांश के अनुरोध पर प्रताप साहब ने अपना सिर हिला दिया। हर किसी की प्रतिभा का निर्धारण उनके पैदा होते समय ही हो जाता है, इसे बाद में बदलना लगभग असंभव है। लेकिन अपने शिष्य की उम्मीद भरी निगाहों को देखते हुए प्रताप साहब फिर भी कमरे से क्षमता मापक यंत्र ले आए। पिछली बार के परीक्षण के अनुसार वेदांश के पास एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर था, जिसने प्रताप साहब को थोड़ा निराश कर दिया था, इसलिए उन्हें इस बार भी उतनी उम्मीद नहीं थी। सामान्य लोगों की प्रतिभा आमतौर पर नश्वर शरीर की ही होती है, जिन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्य, उच्च और शीर्ष। एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर का मतलब था कि उसने पहले से ही काफी लोगों से ज्यादा क्षमतावान था, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। वेदांश ने क्षमता मापक यंत्र को पकड़ा, एक गहरी सांस ली और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित कर दिया। यंत्र के भीतर से सफेद रोशनी का एक घेरा दिखाई दिया। 1 घेरा, 1.5 घेरा, 2 घेरा, 2.5 घेरा। जब ये 2 घेरे तक पहुंचा तो आगे बढ़ने की गति धीमी पड़ने लगी। जब ये 2.5 घेरे तक पहुंच गया था तो ये लगभग रुक गया था, लेकिन वेदांश खुशी से भर गया था। पिछली बार उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, फिर भी वो केवल 1.5 घेरे तक पहुंचा था, लेकिन इस बार ये 1 घेरा आगे बढ़ गया था। पहले 2.5 घेरे में रहस्यमयी दिव्यदाहिनी आंख की शक्ति शामिल नहीं थी। धक धक। लेकिन जैसे ही सफेद रोशनी रुकी, वो अचानक फिर से आगे बढ़ने लगी। अब जबकि उसकी दाहिनी आंख की क्षमता भी इसमें शामिल हो गई, तो परिणाम बदल गया। 2.5 घेरे, 3 घेरे, 3.5 घेरे, 4 घेरे। सफेद घेरे तुरंत ही नश्वर शरीर की सीमा तक पहुंच गए। वो यहीं पर नहीं रुका इस समय, यहां तक कि प्रताप साहब का ध्यान भी पूरी तरह से यंत्र पर ही केंद्रित था। 4 घेरे, 4.5, 5.5 घेरे। परिणाम पिछले परिणाम की तुलना में ये 1 घेरे अधिक था। पिछली बार वेदांश मुश्किल से 5वें घेरे तक पहुंचने में कामयाब हुआ था और उस समय वो घेरा पूरी तरह से सफेद नहीं हुआ था, इसलिए उसे केवल एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर के रूप में गिना गया था। अगर 5वां घेरा पूरी तरह से रोशन हो जाता है तो इसका मतलब पूर्ण आध्यात्मिक शरीर होता है। अब 5.5 घेरों के साथ वेदांश का परिणाम निम्न और मध्यम स्तर के आध्यात्मिक शरीर के बीच था। ये परिणाम विक्रांत के बराबर था। अविश्वसनीय। इस बार का परिणाम पिछले वाले से काफी बेहतर है। ऐसी प्रतिभा तो कबीले में और भी दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमता परिवर्तनशील है। प्रताप साहब दंग रह गए और बहुत खुश हुए। आखिरकार उनके दिल में आशा की किरण फिर से जल गई। गुरुदेव, परिवर्तनशील शरीर का क्या अर्थ है? वेदांश ने पूछा। परिवर्तनशील शरीर एक विशेष प्रकार का शरीर होता है। इसमें जितनी बार भी परीक्षण किया जाएगा तो परिणाम अलग आता है। ये कबीले में काफी दुर्लभ है और कई परिवर्तनशील शरीर धीरे धीरे निम्न स्तर से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तक भी पहुंच सकते हैं, प्रताप साहब ने समझाया। वेदांश को आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ हद तक वो परिवर्तनशील शरीर का मतलब जानता था। वो जानता था कि उसकी प्रतिभा दिव्य दाहिनी आंख से आई थी, जो हर पल उसके शरीर को विकसित और परिपूर्ण कर रही थी। दाहिनी आंख के बिना मेरी प्रतिभा किसी मध्यस्तरीय नश्वर शरीर से अधिक नहीं रही होगी। वेदांश को अपनी सीमाएं पता थीं। रहस्यमय आंख मिलने से पहले उसकी प्रतिभा बेहद सामान्य थी। विक्रांत और विद्युत के साथ तुलना करने की बात भी मत करो, इसकी तुलना ऋषभ बिष्ट से भी नहीं की जा सकती थी। वेदांश की असली प्रतिभा की पुष्टि करते हुए प्रताप साहब खुश और उम्मीद से भरे थे। परिवर्तनशील शरीर का मतलब था कि आने वाले समय में वेदांश की प्रतिभा इस बार से भी अधिक हो सकती है। कुछ बार फिर से परीक्षण करो, प्रताप साहब ने आशा से भरकर कहा। ठीक है। वेदांश ने अपना सिर हिलाया और ध्यान केंद्रित किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बार फिर यंत्र में डाल दिया। लेकिन परिणाम अभी भी वही था। 5.5 घेरे। 5.5 घेरे। तुम्हारे और विद्युत के बीच अभी भी काफी बड़ा अंतर है। जब उसने अपनी क्षमता का परीक्षण किया था तो ये 8.5 घेरे के करीब था। 8 घेरों का अर्थ है शीर्ष स्तर का आध्यात्मिक शरीर। प्रताप साहब ने आह भरी। पहले 4 घेरों का मतलब नश्वर शरीर के 4 स्तरों से था। 5वें से 8वें घेरे आध्यात्मिक शरीर के 4 स्तरों के लिए था और विद्युत की प्रतिभा 8.5 घेरे तक पहुंच गई थी। क्या किसी की क्षमता आध्यात्मिक शरीर से बेहतर हो सकती है? वेदांश थोड़ा उत्सुक था। हाँ, विद्युत पौराणिक पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर से केवल आधा कदम दूर था
और इसके बाद आता है आकाश आध्यात्मिक शरीर। प्रताप साहब ने गहरी सांस ली। पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर और आकाश आध्यात्मिक शरीर। वेदांश का दिमाग हिल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। एकमात्र समस्या ये है कि पृथ्वी और आकाश आध्यात्मिक शरीर को लंबे समय से नहीं देखा गया है। कम से कम पिछले 100 वर्षों में ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रकट नहीं हुआ है। विद्युत पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर से केवल एक कदम दूर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्षमता बहुत अधिक है। प्रताप साहब ने आह भरी और उनकी अभिव्यक्ति फिर से उदास हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि वेदांश पर पड़ी, आशा की एक धुंधली सी किरण फिर से दिखाई दी। आखिरकार सामने वाले के पास एक परिवर्तनशील शरीर था जिसकी तुलना पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर से की जा सकती थी। प्रवेश परीक्षा में अभी भी 20 दिन बाकी हैं। इस अवधि में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रताप साहब ने वेदांश को बताया। वेदांश को पता था कि प्रताप साहब ने अब उस पर अपनी सारी उम्मीदें लगा दी हैं और वो उसकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। उसने और भी पवित्र युद्धकला तकनीक के प्रशिक्षण के बारे में पूछा, लेकिन प्रताप साहब ने उसे बताया कि आध्यात्मिक मंडल से पहले केवल 1 या 2 पवित्र युद्धकला तकनीक में प्रशिक्षण काफी था। वेदांश पहले से ही एक मुख्य पवित्र युद्ध तकनीक और 4 सहायक तकनीक सीख रहा था। यदि उसे कोई और तकनीक चुनता तो इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद होता। यदि आप रजत दीवार तकनीक को 10वें स्तर तक प्रशिक्षित कर लेते हैं और अपने शरीर की क्षमता के साथ आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करते हैं, तो आपके पास कबीले में पवित्र युद्धकला चुनने का मौका होगा, प्रताप साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है कबीले में यहां से कहीं ज्यादा तकनीकें थी। गुरुदेव, साधना के कुल कितने स्तर होते हैं? वेदांश ने पूछा। कबीले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार नश्वर मंडल के 10 स्तर, आध्यात्मिक मंडल के 7 सितारे और पृथ्वी मंडल के 3 स्वर्ग। प्रताप साहब ने उन्हें साधना के स्तर के बारे में बताया। नश्वर मंडल, आध्यात्मिक मंडल, पृथ्वी मंडल। नश्वर मंडल को युद्ध पथ के रूप में भी जाना जाता था और इस स्तर का उद्देश्य शरीर को एक मजबूत आधार प्रदान करना होता है। आध्यात्मिक मंडल 7 सितारों में विभाजित है और नश्वर लोग इसे पवित्र युद्ध पथ के रूप में जानते हैं। पृथ्वी मंडल 3 स्वर्गों में विभाजित है और आचार्य अधिरा इस स्तर का साधक हैं। वेदांश के जाने से पहले प्रताप साहब ने से यंत्र सौंप दिया। जब आपके पास कुछ खाली समय हो तो अपनी प्रतिभा का अधिक परीक्षण करना, क्योंकि एक परिवर्तनशील शरीर की क्षमता हमेशा एक जैसी नहीं होती है, प्रताप साहब ने उम्मीद से कहा। उन्हें आशा थी कि वेदांश की प्रतिभा और भी अधिक होगी। वेदांश ने यंत्र ले लिया और अपने भवन में लौट आया। दरवाजा बंद करके वेदांश ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा यंत्र में डाल दी। 1 गेरा, 2 गेरा, 3 गेरा, 4 गेरा। धक धक। उसकी दाहिनी आंख की धड़कन के बाद 5.5 प्रकाशित हो गए। लेकिन इसी क्षण वेदांश की दाहिनी आंख की पुतली पर एक हल्का नीला प्रकाश दिखाई दिया। जब वो परीक्षण कर रहा था, उसने अपनी दाहिनी आंख पर पूरा दबाव डाला। जल्द ही और भी घेरे दिखाई देने से यंत्र और ज्यादा चमकदार हो गया। 5.5, 6, 6.5, 7 घेरे। उसके बाद घेरों की गति धीमी होने लगी और धीरे धीरे ये 7.5 तक पहुंच गया था, लेकिन जो अंतिम परिणाम आया वो 8.5 था। इस समय वेदांश की दिव्य दाहिनी आंख अपनी अधिकतम शक्ति पर पहुंच गई थी। इस रहस्यमय दाहिनी आंख की क्षमता हो सच में भयानक है। वेदांश हैरान था। जब उसने पूरा प्रयास किया तो उसकी प्रतिभा विद्युत के बराबर हो गई थी। वेदांश को लग रहा था कि शायद उसकी इस दाहिनी आंख में असीम क्षमता है और जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी तो ये और भी शक्तियां प्रकट करेगी। प्रवेश परीक्षा में अभी भी 20 दिन बाकी थे और वेदांश ने एक बेहतर नींव बनाने के लिए मुख्य रूप से अपनी रजत दीवार तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। 3 दिन बाद वेदांश ने सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण को उपयोग करने का फैसला किया। ये चूर्ण बेहद अराजक और प्रभावशाली था और इसलिए इसे बड़ी ही सावधानी से प्रयोग किया जाता था। अपनी आवश्यकता के अनुसार वेदांश ने चूर्ण को उबलते गर्म पानी के कुंड में डाल दिया। जैसे ही वो इस तरल के अंदर गया, वेदांश ने महसूस किया कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। ये एहसास मौत से भी बदतर था। अब उसे समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा गया था कि आज्ञा चक्र के आधे साधक इसका इस्तेमाल करने पर अपंग हो जाएंगे। लेकिन सौभाग्य से वेदांश ने रजत धातु तकनीक का प्रशिक्षण लिया था और वो इस अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था। अपनी दिव्य दाहिनी आंख की क्षमता से वेदांश तरल को तेजी से अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन उस समय दर्द काफी बढ़ गया। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक
वेदांश सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण से ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण का उपयोग करने के बाद उसकी रजत धातु तकनीक में कई गुना वृद्धि हुई। अगर मेरे पास इस चूर्ण का एक और थैला होता तो मैं रजत धातु तकनीक के 8वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाता, वेदांश ने सोचा। उन्होंने इस मामले में मदद करने के लिए प्रताप साहब से मिलने का फैसला किया। वैसे भी इस समय कबीले की प्रवेश परीक्षा के लिए केवल 10 दिन शेष थे। 80 लाइक्स, 2 कमेंट्स, 1 शेयर्स। CH 105 केदारकंठ पर्वत। वेदांश तुरंत प्रताप साहब के भवन की ओर चल पड़ा। संयोग से उसे अपने नौकरों से खबर मिली कि प्रताप साहब उससे मिलना चाहते हैं। आध्यात्मिक कक्ष के अंदर पिछले कुछ दिनों से क्षमता परीक्षण कैसा चल रहा है? प्रताप साहब की आंखों में उम्मीद जग गई। जब से उन्हें पता चला था कि वेदांश के पास एक परिवर्तनशील शरीर है तो वे काफी उत्साहित हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि परिवर्तनशील शरीर की क्षमता हमेशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे आपका शरीर विकसित होगा आपकी क्षमता भी बढ़ती रहेगी। मध्यम स्तर का आध्यात्मिक शरीर है, वेदांश ने सच छुपाया। मध्यस्तरीय आध्यात्मिक शरीर? कबीले में ये लगभग औसत है। प्रताप साहब खुशी या निराशा से भरे नहीं थे, क्योंकि एक परिवर्तनशील शरीर की प्रतिभा अद्वितीय होती है और ये जितना दिखता है उससे कहीं अधिक मजबूत हो सकता है। जवाब जानने के बाद प्रताप साहब ने बार बार वेदांश को इस तथ्य को छिपाने के लिए कहा कि उनके पास एक परिवर्तनशील शरीर है, जिससे उन्हें दोबारा विद्युत जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। प्रवेश परीक्षा में अभी भी 10 दिन बाकी थे, इसलिए प्रताप साहब ने वेदांश को बुलाने के 2 कारण बताए। सबसे पहले वे वेदांश को कुछ निर्देश देना चाहते थे, तो वेदांश ने तुरंत अपने कौशल जैसे कि रजत धातु तकनीक, नक्षत्र उंगली, पारदर्शी छाया कदम तकनीक और तैरती नौका का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते समय उसने हवा के रुख की चारों तकनीकों को इसमें मिला दिया। प्रताप साहब ने अपना सिर हिलाया और कुछ सुझाव दिए कि वेदांश कहाँ सुधार कर सकता है। जहां तक वेदांश के प्रदर्शन की बात है तो वे विद्युत से भी ज्यादा संतुष्ट थे। वेदांश ने अपनी हर तकनीक को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था और वे हवा के रुख की चारों तकनीकों को मिलाने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। यहां तक कि प्रताप साहब भी कोई बड़ी खामी खोजने में सक्षम नहीं थे। बहुत अच्छा, तुम्हारी हवा के रुख की चारों तकनीकें कोई सामान्य पवित्र युद्ध कला तकनीकें नहीं है। प्रताप साहब ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। सामान्य पवित्र मार्शल आर्ट नहीं? वेदांश इसके बारे में और जानने को उत्सुक था। प्रताप साहब ने समझाया, नश्वर दुनिया में आधार, निम्न, मध्य, उच्च स्तरीय युद्ध कला तकनीकें हैं, लेकिन ये सिर्फ नश्वर श्रेणी की युद्ध कला तकनीकें हैं, जिन्हें सबसे निचली श्रेणी में रखा जाता है। इसके ऊपर युद्ध कला की अन्य तकनीकें हैं, जिन्हें आध्यात्मिक श्रेणी, फिर पृथ्वी श्रेणी और फिर आकाश श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इन तकनीकों में पृथ्वी और आकाश श्रेणी की तकनीक को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये सब जानकर वेदांश को एहसास हुआ कि वो कितना कम जानता है। परीक्षा में अभी भी 10 दिन हैं और मुझे आपको कुछ बातें बताने की जरूरत है, जिससे कि कबीले में प्रवेश के बाद आपको जीवित रहने में आसानी होगी, प्रताप साहब ने गंभीरता से कहा। ये दूसरा कारण था जिसके लिए उन्होंने उसे यहां बुलाया था। वेदांश ने तुरंत ही उनकी बातों पर ध्यान दिया। आखिरकार प्रताप साहब कुछ समय तक कबीले में रहे थे, इसलिए वे कबीले की स्थिति को बेहतर जानते थे। कबीले में प्रवेश करने के बाद आपका मुख्य लक्ष्य आंतरिक शिष्य बनना है, क्योंकि बाहरी शिष्यों पर कबीले द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी अगर किसी बाहरी शिष्यों की भी मृत्यु हो जाती है तो कबीले को कोई परवाह नहीं होती। ये सुनकर वेदांश का दिल ठंडा पड़ गया। और अगर आप एक आंतरिक शिष्य बन जाते हैं तो आचार्य अधीरा आपको इतनी आसानी से छू नहीं पाएंगे। प्रताप साहब की आंखें चमक उठीं। पहला लक्ष्य आंतरिक शिष्य बनाना। वेदांश ने इसे अपने दिल में बिठा लिया। जाहिर है शुरुआत में तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, वरना अधीरा तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपका दूसरा लक्ष्य किसी शीर्ष आचार्य का संरक्षण प्राप्त करना है। उस समय अधीरा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचेगा। प्रताप साहब के होठों पर एक मुस्कान आ गई। दूसरा उद्देश्य एक मजबूत पृष्ठभूमि खोजें। वेदांश को अब अपने 2 लक्ष्य पता चल गए थे। कुछ और देर बात करने के बाद प्रताप साहब ने वेदांश को कुछ अतिरिक्त संसाधन देने का फैसला किया। पिछली बार जानवरों हमले में आपके युद्ध अंकों से 100 अंक काट लिए गए थे। मैं आपको उनकी भरपाई करने के लिए 300 अंक दूंगा, प्रताप साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। 300 युद्ध अंक वेदांश को बहुत काम आ सकते हैं।
इन युद्ध अंकों से कई औषधियां और यहां तक कि सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण का एक थैला भी प्राप्त किया जा सकता है। वेदांश ने तुरंत प्रताप साहब को धन्यवाद दिया। फिर वे शारीरिक सुदृढ़ीकरण औषधि को प्राप्त करने के लिए विनिमय भवन की ओर चल पड़ा। उसे पता चला कि अब सुनहरा सुदृढ़ीकरण चूर्ण खत्म हो गया था और उसने जो पिछली बार लिया था वो आखिरी थैला था। बेबसी से उसे कुछ निम्न स्तर की औषधियां लेनी पड़ी जिनका असर की सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण के समान था। अपने भवन में लौटने के बाद वेदांश साधना करने चला गया और रजत धातु तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। 7 दिन बाद उसकी रजत धातु तकनीक 8वें स्तर के मध्य चरण में पहुंच गई थी। इस समय उसका शरीर एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। वो केवल अपनी शारीरिक शक्ति के साथ सहस्रार चक्र के साधकों का सामना कर सकता था। मेरी ताकत इस समय विद्युत के समान ही होनी चाहिए जब वो यहां पर था, वेदांश ने सोचा। उसे विश्वास था कि प्रांत शहर में प्रताप साहब को छोड़कर अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कबीले की प्रवेश परीक्षा में अब केवल 3 दिन बचे थे। प्रताप साहब ने आखिरकार अपने 3 शिष्यों को बुलाया, वेदांश, विशेष और विक्रांत। वेदांश ने विक्रांत और विशेष का अवलोकन किया और पाया कि दोनों की साधना में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आभा पहले से काफी मजबूत थी। गुरुदेव, क्या हम अब जा रहे हैं? विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, प्रताप साहब ने तुरंत समझाया। केदारकंठ पर्वत यहां से कई हजार मील दूर है और हमारे पास अतिरिक्त समय नहीं है। ये सुनकर शिष्यों का हृदय कांप उठा। उस दिन चारों ने तुरंत अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और प्रताप महल से बाहर निकल गए। अपनी गति से वे एक दिन में 2000 मील तक दौड़ सकते थे, जो घोड़े से भी तेज था। एक रात बाद चारों एक पहाड़ पर पहुंचे। चारों हवा में उछले, प्रत्येक छलांग के साथ 20 मीटर तक आगे बढ़ जाते थे। हम पहुंच गए हैं। प्रताप साहब रुक गए और धुंध में ढके एक पहाड़ को देखा। चांदनी के नीचे पहाड़ से हल्की सी ठंडी रोशनी आ रही थी, जिससे सभी पर हल्का सा दबाव पड़ रहा था। ये केदारकंठ पर्वत था। वेदांश और अन्य 2 ने भी इसे देखा और उससे वे चौंक गए। पर्वत के पास का क्षेत्र खाई और चट्टानों से भरा हुआ था, जो कई मील लंबे थे। सहस्रार चक्र का एक साधक इस खाई को पार नहीं कर सकता था। यहां तक कि आध्यात्मिक मंडल के लोगों को भी पार करते समय सावधान रहना पड़ता था। यहां पास में ही एक प्रवेश द्वार है। प्रताप साहब ने अपने 3 शिष्यों को साथ ले लिया। 10 मील चलने के बाद एक अर्धचंद्राकार आकार का रास्ता दिखाई दिया, जो केदारकंठ पर्वत की ओर जा रहा था और सामने के प्रवेश द्वार पर लगभग 100 लोग खड़े थे। उनमें से अधिकांश 18 वर्ष से कम आयु के युवा थे, जिनमें अत्यंत उच्च प्रतिभा थी और वे सभी प्रवेश द्वार के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम, प्रताप साहब, आप भी आए। एक इंद्रधनुषी बालों वाले बूढ़े ने उन्हें इशारा किया। बूढ़े के पीछे 3 युवा थे, 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों लड़के विशुद्ध चक्र पर थे, जबकि 14-15 साल की लड़की आज्ञा चक्र पर थी। हा, ठाकुर साहब, हम लंबे समय से नहीं मिले, प्रताप साहब ने जवाब दिया। ये इंद्रधनुषी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ठाकुर साहब थे, जो पास के प्रांत शहर देवप्रयाग का प्रांतपाल थे और वो भी प्रताप साहब के समान पद पर थे। दोनों प्रांतपालों ने एक दूसरे के पीछे खड़े युवकों का निरीक्षण किया। ये मेरी पोती है, साक्षी ठाकुर। ठाकुर साहब ने लड़की को प्रताप साहब से मिलवाया। साक्षी ठाकुर की उम्र लगभग 14-15 साल थी, लेकिन वो आज्ञा चक्र पर पहुंच गई थी, जिसका अर्थ था कि वो काफी प्रतिभाशाली थी और जब वो 13 साल की थी तब उसने विक्रांत और विशेष को हराया था। प्रवेश द्वार पर लगभग 100 युवा मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर विशुद्ध चक्र के ऊपर के स्तर पर थे, जबकि कुछ उससे कमजोर भी थे। उनमें से कुछ युवाओं को देखकर वेदांश ने आह भरी। वे महज 12 से 13 साल के थे और अनाहत चक्र पर पहुंच गए थे। इन युवाओं ने कई परीक्षणों और चुनौतियों को पार किया था और अंततः उन्हें अर्धचंद्र कबीले की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया था। कुछ विभिन्न प्रांत शहरों से आए थे, जैसे कि वेदांश और उसके साथी, जबकि अन्य बड़े परिवारों से आए थे। देखो, वो रुद्रप्रयाग की राजकुमारी है, मीनाक्षी थापा, कुछ युवकों ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज सुनकर वेदांश ने भी उधर देखा तो वहां एक लगभग 15 से 16 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आभा बहुत ही शानदार थी। उसकी साधना आज्ञा चक्र के शिखर पर भी पहुंच गई थी। विशेष और विक्रांत के समान उसके अलावा कुछ और शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं थीं, लेकिन उनमें से कोई भी विद्युत के बराबर नहीं था। सहस्रार चक्र का भी कोई था, लेकिन वो 17 से 18 साल की उम्र में पहुंच गया था, विद्युत से बहुत बड़ा। प्रताप साहब,
इनमें से कौन विद्युत है? ठाकुर साहब ने दिलचस्प ढंग से तीनों की ओर देखा। विद्युत का नाम सुनकर प्रताप साहब की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि विद्युत के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बस तीनों का परिचय कराया। ठाकुर साहब देख सकते थे कि वेदांश तीनों में से प्रमुख था। उनकी पोती साक्षी ठाकुर ने भी वेदांश को दिलचस्पी से देखा, लेकिन वेदांश ने उसे केवल लापरवाही से देखा। फिर उसने उस लड़की की तरफ दोबारा नहीं देखा। राधा जैसी अद्वितीय सुंदरी के साथ रहकर शायद उसकी पसंद भी बदल गई थी। वो बाकी किसी पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। उसके रवैये से साक्षी ठाकुर की भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हो गईं। तो क्या होगा आगे? क्या वेदांश ने यहां पहुंचते ही इस लड़की को नाराज कर दिया था? और क्या होगा जब प्रवेश परीक्षा शुरू होगी? CH 106 अनोखा नजारा। साक्षी ठाकुर ने वेदांश के रवैये को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये व्यक्ति किसी को अपने बराबर नहीं समझता, यहां तक कि जब वो सहस्रार चक्र के साधकों को देखता तब भी वो भावहीन ही होता था। साक्षी ठाकुर की भौहें थोड़ी मुड़ी हुई थीं और उसने अपनी आंखों में आए तिरस्कार के भाव को नहीं छिपाया। उपस्थित सभी प्रतिभाएं बहुत कम उम्र की थीं। उनमें से बहुत से लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वेदांश ने आखिरकार महसूस किया कि उसका रवैया थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। उसने केवल विद्युत पर ध्यान केंद्रित किया, अन्य लोग से उसे कोई परेशानी नहीं थी। प्रताप साहब, आपके शिष्यों के पास किस प्रकार का आध्यात्मिक शरीर है? ठाकुर साहब ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर विक्रांत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्रताप साहब ने अपना सिर हिलाया। औसत। वो वेदांश की प्रतिभा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने ठाकुर साहब और साक्षी ठाकुर को और अधिक उत्सुक बना दिया। मुझे यकीन था कि उसकी क्षमता मुझसे बेहतर नहीं है। साक्षी ठाकुर के चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दिया। रात में युवक दिन निकलने का इंतजार करते हुए आपस में बकबक करने लगे। कभी कभी कुछ युवा दूसरे के साथ मुकाबला भी कर रहे थे। जब्बार, यह मत सोचो कि तुम सहस्रार चक्र पर पहुंच गए हो तो तुम हमारा उपहास कर सकते हो। थोड़ी दूर से बहस की आवाज आई। सभी ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया और उन्होंने पाया कि सहस्रार चक्र का युवक कुछ अन्य युवकों से बहस कर रहा था। वो जब्बार था, जो सहस्रार चक्र का योद्धा था। कमजोरों का एक झुंड। जब्बार ने अन्य कमजोर युवाओं को बेरुखी से देखा और अपनी आभा को प्रसारित किया, जिससे बाकी युवा ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। हम किससे डरते हैं? एक साथ हमला करो। आज्ञा चक्र के दो युवकों ने जब्बार पर बाएं और दाएं से हमला किया और फिर तीनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। जब्बार ने एक गति और आक्रामक तकनीक का प्रशिक्षण लिया था और दोनों ही पवित्र युद्धकला तकनीक थी, जिसकी वजह से उसने कुछ ही चालों में दोनों पर हावी हो गया था। जब्बार की ताकत विद्युत के काफी करीब है, वेदांश ने सोचा। विद्युत को गए हुए 20 दिन हो चुके थे और उस समय उसकी ताकत अर्धमहासाधक के बराबर थी, और अब जब वो कबीले में प्रवेश कर चुका था तो क्या वो और भी मजबूत हो गया होगा। जब्बार गढ़वाल के सबसे बड़े परिवारों में से एक सान्याल परिवार से आता है। ये परिवार हजारों सालों से यहाँ है और उनकी ताकत किसी प्रांत से कमजोर नहीं है, प्रताप साहब ने धीमे स्वर में कहा। ये पहली बार था जब वेदांश ने सुना था कि गढ़वाल में किसी एक परिवार की शक्ति पूरे प्रांत से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये परिवार अपनी युवा पीढ़ी को कबीले में भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब्बार ने जल्द ही 2 युवकों को हरा दिया। हाँ, मैं प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करूंगा। जब्बार जोर से हंसा। पहला स्थान? उसके शब्दों ने साक्षी ठाकुर और राजकुमारी मीनाक्षी जैसी अन्य प्रतिभाओं को गुस्सा दिला दिया। कबीले में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए सीमित संख्या में स्थान थे। वेदांश को जो पता था उसके अनुसार कुल 3 परीक्षण थे और प्रत्येक परीक्षण के लिए 1 अंक दिया गया था। उनके अंकों के योग के अनुसार उन्हें वरीयता दी जाएगी। केवल शीर्ष 20 को ही स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अर्धचंद्र कबीला 20 शिष्यों को लेना चाहता है तो वे केवल शीर्ष 20 को ही चुनेंगे। शीर्ष स्थान पाने वाले को सबसे बड़ा फायदा था, क्योंकि उसके पास कबीले के शीर्ष आचार्यों द्वारा जाने की संभावना अधिक थी। प्रताप साहब ने वेदांश और अन्य लोगों से इस बारे में बात की थी और अब जब्बार पहले स्थान के लिए लक्ष्य कर रहा था, जिससे अन्य लोग थोड़ा चिढ़ गए। जाहिर है उनमें से किसी ने भी उन्हें चुनौती नहीं दी, क्योंकि जब्बार की साधना सबसे अधिक थी। भविष्य की क्षमता को वरीयता दी जाएगी, जिसका मतलब था कि अगर आप सबसे मजबूत थे तो भी आप पहले स्थान पर नहीं आ सकते। भविष्य की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने मजबूत हैं, फिर भी आप क्षमता की कमी के कारण बाहर निकाल दिए जाएंगे।
अन्य युवकों ने आपस में इस बारे में बात की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे चुनौती नहीं दी। पुरानी पीढ़ी युवाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सिर्फ बच्चों का खेल है। जब्बार, मीनाक्षी थापा, साक्षी ठाकुर और प्रतीक। वेदांश की नज़र उन लोगों पर टिकी थी जिन्हें वो सबसे ताकतवर समझता था। उच्चतम साधना वाला व्यक्ति जब्बार था, उसके बाद मीनाक्षी थापा और साक्षी ठाकुर थे। दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। सबसे अंत में प्रतीक आया। वेदांश ने उसमें दिलचस्पी महसूस करने का कारण ये था कि वो केवल 13 से 14 साल का था। इसके बावजूद वो आज्ञा चक्र पर पहुंच गया था। प्रतीक बेहद शांत और छोटा था, लेकिन वेदांश ने उससे निकलने वाली आभा विद्युत के समान ही लगी, मानो उसकी टकटकी को भांपते हुए प्रतीक मासूमियत से उसकी ओर देखकर मुस्कराया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ घंटों बाद आसमान में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सवेरा हो गया था। सूरज की किरणें केदारकंठ पर्वत पर पड़ रही थी, जिससे एक शानदार चांदी की चमक दिखाई दे रही थी। पर्वत की आकृति हल्की से दिखाई दे रही थी, लेकिन चारों ओर धुंध के कारण यह देखना मुश्किल था कि अंदर क्या है। धीरे धीरे वेदांश को एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य दिखाई दे रहा था। घाटी, नदियां और यहां तक कि हरे भरे खेत भी थे। हरी भरी पहाड़ी के ऊपर कई सारी इमारतों बनी थी। जब वेदांश ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख को पूरी तरह से परिचालित किया, तो उसने देखा कि एक गहरा हरा महल आकाश में तैर रहा है और उसके चारों ओर बिजली चमक रही है। क्या? पूरा महल बिजली के बीच हवा में तैर रहा है? वेदांश दंग रह गया। कबीले के अंदर की हर वस्तु बाहरी दुनिया से अलग लग रही थी। महल बेहद आश्चर्यजनक था और ये बिजली और हवा के बीच पवित्रता की भावना दे रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत ही छोटी जगह में बसा है, लेकिन अंदर देखने के बाद पता चला कि अंदरूनी इलाका कई गुना बड़ा है। वेदांश का दिल शांत नहीं हो सका और उसने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख से एक तेज आवाज आ रही है, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। वो दूसरों से पूछना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो लोग अंदरूनी इलाके से बहुत दूर थे, जो कि धुंध के पीछे छिपा हुआ था। यहाँ तक कि आध्यात्मिक मंडल के लोग भी उसे नहीं देख सकते थे। तभी चट्टान के दूसरी ओर से सफेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी। वेदांश ने देखा कि कुछ 1000 किलोग्राम वजन का काले पत्थर से बना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मुख्य द्वार खुल रहा है। CH 107 नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुख्य द्वार को खुलते देख भीड़ भी खुश हो गई। कुछ लोग तुरंत प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। प्रताप साहब ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी और आगे का मार्ग दिखाया। जल्द ही वे काले पत्थर से बने विशाल द्वार के सामने पहुंच गए। ये अर्धचंद्र कबीले का प्रवेश द्वार था। वहां पर 4 युवक खड़े थे और जिनकी आभा बेहद भयानक थी। यहां तक कि सहस्रार चक्र के लोग भी कांप उठे। वेदांश ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से पता करने पर पाया कि उन 4 युवकों की ताकत प्रताप साहब के बराबर थी। प्रताप साहब आध्यात्मिक मंडल के दूसरे सितारे पर थे, उन युवकों के समान। नश्वर संसार में वे बेहद शक्तिशाली व्यक्ति होते, लेकिन यहाँ वे केवल रक्षक थे। लोगों के समूह के पर्वत में प्रवेश करते ही कबीले के सदस्य दिखाई दिए। प्रत्येक सदस्य के साथ दसियों लोग थे जो मजबूत आभा बिखेर रहे थे। अंदर आने के बाद आखिरकार वेदांश से रहा नहीं गया और उसने प्रताप साहब से वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। गुरुदेव, पर्वत बाहर से देखने में छोटा है, लेकिन अंदर आने पर यहाँ का क्षेत्र कई गुना बड़ा लग रहा है। क्या हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं? हा, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। दरअसल इस पूरे कबीले को एक ऊर्जा जाल के माध्यम से कई गुना बड़ा बना दिया गया है। ऊर्जा जाल? वेदांश के साथ साथ विशेष और विक्रांत भी थोड़े हैरान हुए। हाँ, ऊर्जा जाल, जिसे सरनी भी कहा जाता है, इस पूरे इलाके को विस्तारक ऊर्जा जाल ने ढक रखा है। सिर्फ ये कबीला ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप को एक बड़े ऊर्जा जाल से विस्तारित किया गया है, प्रताप साहब ने आगे कहा। क्या से सच है? विक्रांत पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, यहां तक कि श्रीनगर से केदारकंठ पर्वत की वास्तविक दूरी महज कुछ मील की है, लेकिन हमें हजारों मील की यात्रा करनी पड़ी। ऊर्जा जाल कई तरह का होता है, सुरक्षात्मक, भ्रामक, मारक, आवागमन आदि, जिन्हें अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाकर प्रयोग किया जाता है। प्रताप साहब से आगे बताना जारी रखा। क्या इसे कोई भी बना सकता है? विशेष ने पूछा। नहीं, इसके विशेषज्ञ होते हैं। यहां तक कि अगर आप चाहे तो कबीले में भी इसकी शिक्षा ले सकते हैं, प्रताप ने बताया। उनकी बातें सुनकर वेदांश और अन्य दोनों कबीले को लेकर और भी उत्साहित हो गए।
तभी प्रताप साहब और अन्य सभी ने एक विशेष टोकन निकाला, जो कि उन्हें तब मिला था जब वे कबीले के सदस्य थे। इसके बाद वो टोकन दिखाकर आगे परीक्षण स्थल पर पहुंच गए। प्रणाम आचार्य बलभद्र। सभी सदस्यों ने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी और वे सभी आध्यात्मिक मंडल के साधक थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसे अन्य लोग आचार्य बलभद्र कहकर पुकार रहे थे। प्रणाम आचार्य बलभद्र। प्रताप साहब और अन्य सभी आगे आए और आचार्य के सम्मान में झुक गए। उनके पीछे पीछे के सभी युवाओं ने तुरंत उनका अनुसरण किया। वेदांश को आचार्य बलभद्र से कोई भी आभा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी दिव्यदाहिनी आंख की शक्ति को जागृत किया तो उसने आचार्य से एक भयानक शक्ति प्रवाह महसूस किया। आचार्य बलभद्र की ताकत गुरुदेव की तुलना में बहुत मजबूत है। वो केवल एक उंगली से किसी महासाधक को घायल कर सकते हैं। वेदांश ने विश्लेषण करने के बाद तुरंत अपनी दिव्यदाहिनी आंख की क्षमता को बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को अभी उसकी रहस्यमय आंख के बारे में पता चले। सभी लोग मेरा अनुसरण करिए। आचार्य बलभद्र ने वहां मौजूद लोगों पर इस तरह से देखा जैसे वो चींटियों को देख रहे हों। जल्द ही समूह एक बड़े पत्थर के मंच के सामने आ गया। मंच के ऊपर 10 मीटर ऊंचा और आधा मीटर चौड़ा एक चमकीले पत्थर से बना एक खंभा था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पहला परीक्षण, आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण। आप सभी जाकर अपना क्रमांक प्राप्त कर ले। आचार्य बलभद्र ने पुरानी पीढ़ी के लोगों को आदेश दिया कि वे युवाओं को ले जाएं और उन्हें एक विशेष क्रमांक प्रदान करें, जो उन्हें आगे परीक्षा में काम आएगा। वेदांश क्रमांक 49, विशेष क्रमांक 50। उन सभी के क्रमांक संख्या वाला स्वर्ण पत्र लेने के बाद वेदांश ने देखा कि कबीले के अंदर से कुछ शिष्य बाहर आए थे। उनमें से एक काले रंग की पोशाक पहने एक सुंदर युवक भी था, जो प्रताप साहब से बात करते हुए मुस्कुराया। प्रताप काका, देखिए हम फिर से मिल गए। विशेष और अन्य लोगों ने उसे जलती हुई निगाहों से देखा। ये सुंदर युवक देवेंद्र था, जो उस दिन विद्युत को अपने साथ ले गया था। देवेंद्र की उपस्थिति ने वेदांश और अन्य लोगों को थोड़ा परेशान कर दिया। प्रताप साहब शांत थे। चिंता मत करो, वो सिर्फ एक शिष्य है जो आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे पर है और उसके पास परीक्षण में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। पत्थर के मंच पर आचार्य बलभद्र ने अपनी आंखों में चेतावनी भरी नजरों के साथ उन शिष्यों की तरफ देखा। ऐसा लगा कि वे शिष्य बिजली की चपेट में आ गए हो। वे तुरंत पीछे हटकर शांति से खड़े हो गए। यहां तक कि देवेंद्र ने भी ऐसा ही किया। वो भी आचार्य बलभद्र से डरता था। अर्धचंद्र कबीले में आचार्य बलभद्र के पास मध्यस्तरीय शक्ति थी। उनके पास कई विशेष अधिकार थे। पहला परीक्षण, आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण में आपकी भविष्य की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। सभी उस खंभे के देख रहे हैं। इस खंभे की मदद से आपकी क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। वेदांश और बाकी दोनों भी उस खंभे की ओर मुड़े। ये प्रताप साहब द्वारा दी गई क्षमता मापक यंत्र के समान था, लेकिन ये कहीं बेहतर था। जल्द ही युवकों को उनकी क्रमांक पत्र मिल गया, जिसके अंदर उनकी जानकारी लिखी हुई थी। पहला परीक्षण, आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण शुरू हो गया है, एक शिष्य ने घोषणा की। सामने बने मंच पर आचार्य बलभद्र अपनी कुर्सी पर बैठे थे, जबकि उनके कई सारे लोग बाकी का काम कर रहे थे। जल्द ही क्रमांक 1 प्रवीण ने मंच पर कदम रखा और आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण यंत्र के सामने पहुंच गया। परीक्षण का तरीका पुराने यंत्र जैसा ही था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करें और इसे खंभे में प्रसारित करें। खंभे पर सफेद रोशनी की परतें एक के बाद एक रोशन होने लगीं और रोशनी 2 मीटर ऊंची पहुंच गई। ये आध्यात्मिक यंत्र 5 मीटर लंबा था। पहले 2 मीटर के हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटा गया था, जिसका मतलब एक नश्वर शरीर था। निम्न, मध्य, उच्च और शीर्ष युवक की प्रतिभा 2 मीटर तक पहुंच गई, जिसका मतलब था कि उसके पास एक शीर्ष नश्वर शरीर था। एक नश्वर शरीर के साथ आप कबीले में प्रवेश करना चाहते हैं? ये संभव नहीं है। यहां से चले जाएं। पत्थर के मंच के चारों ओर एक ठंडी आवाज गूंज उठी। जिस युवक का अभी अभी परीक्षण किया गया था, वो मंच से नीचे चला गया। वो बेहद निराश लग रहा था। इस दृश्य के कारण वेदांश और अन्य दो एक दूसरे को सदमे में देखने लगे। अब हर किसी के पास पहले से अपनी प्रतिभा को परखने का मौका नहीं था, इसलिए ज्यादातर को अपनी क्षमता का पता ही नहीं था। जल्द ही कुछ अन्य युवाओं का परीक्षण हुआ। दूसरे युवक की क्षमता पहले वाले युवक की तुलना में बेहतर था, जिसका परिणाम 2.5 मीटर था, जो कि एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर माना जाता था। निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर
उत्तीर्ण पहले परीक्षण के लिए 2 अंक। नियमों के अनुसार अगर किसी की क्षमता 2 मीटर से आगे निकल जाती है तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है और उनकी क्षमता किस स्तर की है उसके हिसाब से उन्हें अंक दिया जाता है। 2.25 मीटर के लिए 1 अंक निर्धारित था और ये अर्ध आध्यात्मिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता था। 2.5 मीटर के लिए 2 अंक था और ये निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह 2.75 मीटर के लिए 3 अंक था और ये निम्न मध्य आध्यात्मिक शरीर माना जाएगा। अगर किसी की क्षमता 3.5 मीटर तक पहुंच जाती है तो उसे 6 अंक मिलेंगे और उसे उच्च आध्यात्मिक शरीर माना जाएगा। पहला टेस्ट सबसे अहम था। क्रमांक 27, जब्बार, नाम पुकारते हुए शिष्य चिल्लाया। सभी ने तुरंत जब्बार की ओर देखा जो मंच पर पहुंच गया था। खंभे पर रोशनी इतनी तेज चमकती थी कि मीलों दूर से भी लोग उसे देख सकते थे। 3.25 मीटर। नीचे खड़े युवक दंग रह गए। 3.25 मीटर, उत्तीर्ण 5 अंक। जब्बार के अंक अच्छा कहा जाएगा। क्रमांक 33, मीनाक्षी थापा। इस समय सभी युवकों की निगाहें इस खूबसूरत लड़की की ओर आकर्षित हो गईं। वो देवप्रयाग की राजकुमारी मीनाक्षी थापा थी। इस बार खंभे पर प्रकाश 3 मीटर जल उठा। उसकी क्षमता एक मध्यस्तरीय आध्यात्मिक शरीर के बराबर थी। 3 मीटर, उत्तीर्ण 4 अंक। अधिकांश युवाओं की क्षमता 3 मीटर से कम थी, इसलिए बेहद खूबसूरत और उच्च प्रतिभा वाली राजकुमारी होने के नाते मीनाक्षी के भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वेदांश ने भी अपना सिर हिला दिया। जिन युवाओं की उसने जांच की थी उन सभी में अच्छी प्रतिभा थी। क्रमांक 41, साक्षी ठाकुर। एक मुस्कुराती हुई लड़की मंच की ओर जाने लगी। वेदांश ने उसकी ओर दिलचस्पी से देखा। वो पहले वेदांश से काफी नाखुश हो गई थी। वो जिस आत्मविश्वास से चल रही थी उससे को यही लगता था कि उसमें अच्छी प्रतिभा होगी। इस बार खंभे पर चमकने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि 10 मील के दायरे में हर कोई इसे देख सकता था। अरे बाप रे! नीचे खड़े सभी युवक सहम गए। रोशनी 3.5 मीटर तक पहुंच चुकी थी। 3.5 मीटर, बहुत अच्छा। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर, 3.5 मीटर। ये अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है साक्षी ठाकुर। आपको अन्य कोई परीक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे कबीले में प्रवेश कर सकती हैं। यहां तक कि आचार्य बलभद्र की आंखें भी इस समय चमक रही थी। कबीले का नियम था कि अगर किसी क्षमता 3.5 मीटर पहुंच जाएगी तो उसे कबीले में सीध प्रवेश मिल जाएगा। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर। ठाकुर साहब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपकी पोती में इतनी उच्च क्षमता है। प्रताप साहब की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हाँ, धन्यवाद। वैसे भी आपके शिष्य वेदांश की क्षमता साक्षी से कम नहीं होनी चाहिए। ठाकुर साहब मुस्कुराए। अब क्योंकि वेदांश की उम्र साक्षी ठाकुर के आसपास ही थी और उनकी साधना भी लगभग बराबर थी, इसलिए ठाकुर साहब ने मान लिया था कि वेदांश की क्षमता भी साक्षी ठाकुर के समान थी। प्रताप साहब ने जवाब में एक मुस्कान दी लेकिन चुप रहे। साक्षी ठाकुर के परीक्षण के बाद कोई भी उससे आगे नहीं जा पाया। केवल कुछ ही लोग मध्यम स्तर के आध्यात्मिक शरीर तक पहुंचने में सक्षम हो पाए थे। क्रमांक 49, वेदांश, शिष्य की आवाज गूंज उठी। अब वेदांश की बारी थी, इसलिए प्रताप साहब और ठाकुर साहब ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं पास खड़ी साक्षी ठाकुर ने भी उस पर एक चुनौतीपूर्ण नजर डाली। अब तक कोई भी उससे आगे नहीं गया था। वेदांश ने आत्मविश्वास से सीढ़ियां चढ़ते हुए साक्षी ठाकुर पर लापरवाही से एक नजर डाली। साक्षी ठाकुर और ठाकुर साहब दोनों हैरान थे। वेदांश की आंखों में उन्होंने तिरस्कार देखा, जैसे कि वो साक्षी ठाकुर को अपने बराबर भी नहीं समझ रहा था। देखते हैं कि तुम्हारी क्षमता क्या है। साक्षी ठाकुर गुस्से से आग बबूला हो गई थी, लेकिन वेदांश के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। क्या उसकी क्षमता मुझसे बेहतर हो सकती है? यहां तक कि ठाकुर साहब की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। मंच पर कदम रखते हुए वेदांश ने आध्यात्मिक क्षमता यंत्र पर अपना हाथ रखा। खंभे पर प्रकाश थोड़ा कांपने से पहले 1 मीटर तक बढ़ा और फिर तेजी से 2.5 मीटर तक पहुंच गया। जब ये 2.5 मीटर तक पहुंचा तो प्रकाश ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। वेदांश ने महसूस किया कि उसकी दिव्य दाहिनी आंख फड़क रही है, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नहीं खोला, वरना प्रकाश आसानी से 4 मीटर तक पहुंच जाएगा। पिछले कुछ दिनों से वो यंत्र का परीक्षण करके इसे नियंत्रित करने का प्रशिक्षण ले रहा था, जिससे कि कम क्षमता ही दिखाई जाए। 2.5 मीटर, निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर, उत्तीर्ण 2 अंक। एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर? हा, तो क्या होगा आगे?
क्या वेदांश सभी से अपनी वास्तविक क्षमता छुपा पाएगा या हो जाएगा उसका पर्दाफाश? और देवेंद्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? CH 108 एक सच्चा परिवर्तनशील शरीर। वेदांश के पहले चरण के परीक्षण के बाद उसके अंक की घोषणा की गई। सभी को लगा कि वेदांश की प्रतिभा बेहद सामान्य है, इसलिए वो किसी की नजर में नहीं आया। एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर? हा हा हा। साक्षी ठाकुर ने वेदांश का मजाक उड़ाते हुए कहा। इधर ठाकुर साहब ने भी एक सांस छोड़ी। वेदांश के आत्मविश्वास से भरे चेहरे के कारण दादा और पोती डर गए थे। वेदांश मंच से नीचे चला गया और साक्षी ठाकुर को चंचलता से देखा। ये बदबूदार लड़का शांत होने का दिखावा कर रहा है। साक्षी ठाकुर इतनी गुस्से में थी कि वो कांपने लगी और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वेदांश ने बस उसके साथ खिलवाड़ किया था। ठाकुर साहब के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा था कि वेदांश की क्षमता सर्वोच्च होगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रताप साहब की चुप्पी देखी थी, जैसे कि उन्हें वेदांश की क्षमता पर पूरा भरोसा हो। देवेंद्र ने जब ये देखा तो एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर, उसके जैसे लोगों को कबीले में कोई पूछेगा भी नहीं। शायद यही उसकी किस्मत में है। यहां तक कि देवेंद्र ने भी वेदांश की प्रतिभा को बेकार माना। तो भला एक आचार्य क्यों ही प्रभावित होगा। परीक्षा जारी रही और वेदांश के प्रदर्शन ने किसी का ध्यान नहीं खींचा। प्रताप साहब ने भी एक सांस छोड़ी। योजना का पहला चरण सफल हो गया था। विशेष और विक्रांत दोनों परीक्षण करने गए और उनकी प्रतिभा क्रमशः 3 मीटर और 2.75 मीटर थी। वेदांश ने नहीं सोचा था कि विशेष का आध्यात्मिक शरीर मध्यम स्तर का होगा और विक्रांत निम्न और मध्यम स्तर के बीच में होगा। मध्यस्तरीय आध्यात्मिक शरीर बुरा नहीं है, लेकिन गुरुदेव को इससे कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन ऐसा लगता है कि हमें इस विशेष पर थोड़ा ध्यान देना होगा। विशेष की क्षमता ने देवेंद्र का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन देवेंद्र का रवैया अभी भी एक लापरवाह ही था। पहला चरण समाप्त हो रहा था। क्रमांक 72 प्रतीक, इस नाम ने वेदांश का ध्यान खींचा। 13 से 14 साल का एक युवक मंच पर आया। वो वेदांश से भी छोटा था, लेकिन वो आज्ञा चक्र पर पहुंच गया था। उसकी क्षमता ने आचार्य बलभद्र का भी ध्यान खींच लिया। प्रतीक ने उत्सुकता से आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र पर अपना हाथ रखा। 25 मीटर पहुंचने पर प्रकाश बंद हो गया। इस नज़ारे को देखकर भीड़ थोड़ी हैरान थी, क्योंकि प्रतीक छोटी से उम्र में ही उच्च साधना स्तर तक पहुंच गया था। आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र पर प्रकाश अचानक ऊपर नीचे होने लगा और ये बेहद अस्थिर था। अचानक 25 मीटर ऊंची रोशनी 2-5 मीटर तक पहुंच गई और फिर वापस 1 मीटर नीचे आ गिरी। अजीब है। इस दृश्य ने वेदांश को उस स्थिति की याद दिला दी जब उसने यंत्र के साथ अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया था। उस समय की स्थिति भी बेहद अस्थिर थी, लेकिन इस बार वे आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र के साथ परीक्षण कर रहे थे जो अधिक विकसित और सटीक थी। प्रकाश 3 मीटर तक बढ़ गया और 3-5 मीटर पर बंद हो गया। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? भीड़ पूरी तरह से दंग रह गई। ये क्या इस बच्चे के पास अत्यंत दुर्लभ परिवर्तनशील शरीर हो सकता है? आचार्य बलभद्र ने कहा। अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और तेज रोशनी के साथ 4 मीटर तक पहुंच गया कि दसियों मील में सब कुछ इस प्रकाश में जगमगा गया। 4 मीटर। भीड़ की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। देवेंद्र का जबड़ा लगभग बाहर निकल चुका था। इसकी प्रतिभा विद्युत के करीब है। एक और शीर्ष प्रतिभा। ये एक सच्चा परिवर्तनशील शरीर है। वेदांश थोड़े सदमे और उत्तेजना के बाद फिर से शांत हो गया, जबकि उसके बगल में प्रताप साहब के चेहरे पर एक प्रश्नवाचक भाव था। प्रतीक की प्रतिभा ने वेदांश को भी थोड़ा हैरान कर दिया था, क्योंकि ये एक वास्तविक परिवर्तनशील शरीर था, लेकिन प्रताप साहब परिवर्तनशील शरीरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे और वे बहुत दुर्लभ होते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय आचार्य बलभद्र सहित हर कोई हिल गया था। आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र के प्रकाश ने केदारकंठ पर्वत के आधे हिस्से का ध्यान आकर्षित कर लिया था। परिवर्तनशील शरीर के साथ शिखर स्तर का आध्यात्मिक शरीर, पूरे 10 अंक। आपको कबीले में सीधे स्वीकार किया जाता है, आचार्य बलभद्र ने घोषणा की। प्रतीक ने साक्षी ठाकुर को भी हरा दिया था और तुरंत ही कबीले द्वारा ले लिया गया था। जैसे ही वो मंच से नीचे उतरा, अन्य लोगों ने उसे ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देखा। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जल्द ही किसी शीर्ष आचार्य का शिष्य बन जाएगा। प्रताप साहब ने आह भरी। प्रतीक को देखकर उन्हें विद्युत की याद गई और इसलिए वो फिर निराशा में डूब गए। तभी हवा की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति आसमान से गिरा हो। ये कौन है?
नीचे की भीड़ को लगा जैसे वे उस व्यक्ति के सामने चींटी हों। वो व्यक्ति सुनहरे कपड़े पहने हुए था और हवा में चलते हुए किसी देवता के समान था। उस भयानक दबाव में महासाधकों ने भी अपना खून जमता हुआ महसूस किया। नमस्ते आचार्य बलवंत, आचार्य बलभद्र ने कहा और अपने माथे से पसीना पोंछा। वो उस सुनहरे वस्त्र वाले आदमी के अभिवादन के लिए झुक गए। प्रणाम आचार्य। उसी समय अन्य शिष्यों ने भी उन्हें प्रणाम किया। सुनहरी पोशाक पहने आचार्य हवा में खड़े थे और सभी शिष्यों की तरफ देखने लगा। वहीं पास में खड़े देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था और वो थोड़ा कांप रहा था। उनके सामने एक शीर्ष आचार्य मौजूद थे जिसके पास आचार्य अधिरा से भी अधिक शक्ति थी। सोनहरी चमक के साथ वो आचार्य प्रतीक के सामने दिखाई दिए। हा, परिवर्तनशील शरीर। मैं इस बार केवल एक शिष्य को अपनाना चाहता था। ऐसा लगता है कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं। आचार्य बलवंत ने बड़ी खुशी के साथ प्रतीक का निरीक्षण किया। प्रतीक, क्या आप मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो नियमों के अनुसार आप सीधे एक आंतरिक शिष्य बन जाएंगे, आचार्य बलभद्र ने उसे बताया। प्रतीक ने घबराकर अपना सिर हिलाया। मुझे स्वीकार है। आचार्य बलवंत हंसे और उसे हाथ से पकड़ लिया, फिर पहाड़ की गहराई में गायब हो गए। इस छोटे से अवरोध के बाद थोड़ी ही देर में पहला परीक्षण, आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण, समाप्त हो गया। वेदांश के दिमाग में अभी भी उस आचार्य की छवि घूम रही थी और वो शांत नहीं हो सका। वो व्यक्ति पृथ्वी मंडल का कोई योद्धा था। उनके पास उड़ान भरने और अकल्पनीय शक्ति है। प्रताप साहब ने आहें भरी और उसकी आंखों में लालसा दिखाई दी। पृथ्वी मंडल के पहले आध्यात्मिक मंडल आता था जिसमें 7 सितारे होते हैं। 7 सितारों का अर्थ था 7 नए स्तर। हर नए स्तर में साधक को अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त होती है। एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी मंडल के साधक मनुष्यों के विकसित रूप थे। वे ऐसे काम करने में सक्षम थे जो सामान्य मनुष्यों के लिए करना असंभव प्रतीत था। कुल मिलकर 45 युवाओं ने पहला टेस्ट पास किया था और 1 से 5 अंकों के भीतर अंक प्राप्त किया था। प्रवेश परीक्षा में कुल 3 परीक्षण होते थे और जैसे ही कोई परीक्षार्थी 6 अंक प्राप्त कर लेता था तो उसे सीधे कबीले में स्वीकार कर लिया जाता है। अगले 2 परीक्षण यंत्रकला परीक्षण और चित्र सरणी परीक्षण हैं, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 2 अंक मिल सकते हैं। प्रताप साहब ने अपने शिष्यों को बताया, लेकिन वो वेदांश को विशेष रूप से बता रहे थे क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण में केवल 2 अंक प्राप्त किए थे और अगले 2 परीक्षणों से केवल 4 ही मिलेंगे। यदि उसका स्कोर बहुत कम हुआ तो वो शायद कबीले में शामिल नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूं वेदांश को पता था कि क्या करना है। आप सभी यंत्रकला परीक्षण के लिए मेरा अनुसरण करें। तो क्या होगा आगे? क्या वेदांश दूसरे और तीसरे परीक्षण में पर्याप्त अंक प्राप्त करके कबीले में प्रवेश कर पाएगा या फिर उसे पहले परीक्षण में की गई गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सभी का पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कृपया इस नॉवल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। CH 109 आचार्यों की लड़ाई। आचार्य बलभद्र लोगों के समूह को संकरे रास्ते तक ले गए। इसके दोनों ओर 2 पहाड़ थे और उनमें कई मानव निर्मित गुफाएं थीं। ये यंत्रकला परीक्षण स्थल था। यंत्रकला पथ में प्रवेश करने के बाद आपको यांत्रिक जानवरों को मारना होगा। उन सभी की शक्ति आपके समान ही होगी। आपको 2 जानवरों को मारने पर 1 अंक और 4 या उससे अधिक मारने के लिए 2 अंक मिलेंगे, आचार्य बलभद्र ने घोषणा की। सच में वेदांश को पहले ही प्रताप साहब से जानकारी मिल चुकी थी। क्रमांक 3 राजू श्रीवास्तव, एक शिष्य ने पुकारा। विशुद्ध चक्र का एक युवक प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए उस यंत्रकला पथ पर चलने लगा। गुफाओं में से एक काले रंग का यांत्रिक जानवर बाहर निकला। उसका आकार मानव के समान था और उसने एक कटार पकड़ रखी थी। युवक और यांत्रिक जानवर आपस में भिड़ गए, लेकिन दोनों के आपस में टकराते ही युवक की अभिव्यक्ति बदल गई। यांत्रिक जानवर की ताकत भी विशुद्ध चक्र के योद्धा के बराबर थी, लेकिन इसकी रक्षा शक्ति और आक्रामकता उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसका मतलब था कि यांत्रिक जानवर सामान्य स्तर के योद्धाओं से थोड़ा ज्यादा ताकतवर थे। युवक ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और आखिरकार वो जानवर को नीचे गिराने में सफल रहा, लेकिन उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी पास की गुफाओं से 2 और यांत्रिक जानवर प्रकट हुए। ये अच्छा नहीं है। युवक के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। फिर भी उसने उन जानवरों से लड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ और जानवर गुफाओं से बाहर निकल आए,
लेकिन वे बहुत तेज नहीं थे, लिहाजा युवक अपनी रफ्तार के बल पर उनमें से एक को मार गिराने में सफल रहा। 2 जानवरों को मारने के लिए एक बिंदु, शिष्य ने घोषणा की। उसके बाद कुछ और लोग आगे गए और यांत्रिक जानवर से लड़े। उनमें से अधिकांश 1 या 2 को मारने में कामयाब भी हुए, लेकिन 4 या अधिक को मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यांत्रिक जानवरों की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत है। वेदांश की दिव्य दाहिनी आंख ने स्थिति को बेहतर तरीके से देखा। यहां तक कि जब्बार, जो सहस्रार चक्र पर था, उसने समान स्तर के यांत्रिक जानवर का सामना करते हुए भारी दबाव महसूस किया। जिसकी साधना जितनी अधिक होगी, उसे उतने ही मजबूत जानवर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब्बार को सहस्रार चक्र के जानवरों का सामना करना पड़ा। आखिर में वो 3 जानवरों को मारने में सफल रहा और उसे 5 अंक मिले। दूसरे परीक्षण में कुल सिर्फ 2 अंक ही मिल सकते थे, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए समान स्तर के 4 जानवरों को मारने की जरूरत है और कभी-कभी तो उन्हें एक साथ कई जानवरों का सामना करना पड़ता है। क्रमांक 49, वेदांश, परीक्षण में मदद करने वाले शिष्य की आवाज आई। प्रताप साहब ने चेतावनी दी, पहले परीक्षण में आपका स्कोर कम था, इसलिए आपको इस परीक्षण में पूरा अंक प्राप्त करना होगा। कबीले में किसी की क्षमता को विशेष महत्व दिया जाता था, इसलिए देवेंद्र और अन्य शिष्य पहले ही जा चुके थे। उनकी नज़र में किसी की क्षमता ही उसका भविष्य तय करती है, इसलिए उनकी नज़र में बाकी दोनों परीक्षण महत्वपूर्ण नहीं थे। वेदांश ने तुरंत ही यंत्रकला पथ पर कदम रखा। जल्द ही पास की एक गुफा से एक जानवर प्रकट हुआ। नक्षत्र उंगली, बहती हवा रुख। वेदांश ने तुरंत ही उस जानवर पर हमला कर दिया। साथ ही वो यांत्रिक जानवर के हमले से बचने के लिए थोड़ा सा दूर भी चला गया। उसकी नक्षत्र उंगली से निकली नीली रोशनी सीधे उस जगह से टकराई जहां जानवर का हाथ उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। धम! जानवर का हाथ और उसमें पकड़ा हथियार दोनों ही तुरंत जमीन पर गिर गया। इस तरह के सटीक हमले ने दूसरों को स्तब्ध कर दिया। वेदांश ने फिर तुरंत कुछ और हमले किए, जो बिल्कुल आतिशबाजी की तरह लग रहे थे। कुछ ही सांसों में वेदांश द्वारा उस यांत्रिक जानवर के हाथ और पैर काट दिए गए थे और वो जमीन पर गिर गया था। क्या सटीकता और गति! वो उस यांत्रिक जानवर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठाकुर साहब आह भरने और वेदांश को एक नई रोशनी में देखने से खुद को रोक नहीं सके। वेदांश की नक्षत्र उंगली का कौशल सटीक होने के साथ साथ काफी मजबूत भी था। जल्द ही पास की गुफाओं से 2 और जानवर प्रकट हुए। नक्षत्र उंगली, बहती हवा रुख, पारदर्शी छाया कदम। वेदांश का शरीर किसी भूत की तरह बिना कोई आवाज किए उन 2 यांत्रिक जानवरों के सामने पहुंच गया। कुछ सांसों के बाद वेदांश ने उस जानवरों में से एक को 8 टुकड़ों में काट दिया। उसके ऐसा करते ही 3 और जानवर वहां दिखाई दिए। अब पहले वाले को मिलकर कुल 4 जानवर हो गए थे, जो एक साथ वेदांश पर टूट पड़े। इस तरह से उनकी सम्मिलित शक्ति किसी सहस्रार चक्र के योद्धा के बराबर हो गई थी। लेकिन वेदांश पर अपनी उच्च रक्षा शक्ति के साथ उन सभी को बराबरी की टक्कर दे रहा था। कई युवा इस तरह की परिस्थिति को संभल नहीं पाएंगे। रेखीय नक्षत्र उंगली, बवंडर रुख। इस समय वेदांश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने तुरंत ही अपनी उंगली लहराई। बवंडर रुख एक आक्रामक तकनीक थी, जो किसी हमले के ताकत और प्रभाव क्षेत्र को कई गुना बढ़ा सकती थी। उंगली से निकली सीधे उस जगह पर लगी जहां पर जानवर का दिल था। वो जानवर तुरंत ही धराशायी हो गया। ये कल्पना करना कठिन था कि यांत्रिक जानवर को एक ही हमले में मारने के लिए कितनी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, जबकि उन जानवरों की रक्षा शक्ति लगभग सहस्रार चक्र के योद्धा के बराबर थी। बूम बूम बूम। वेदांश ने तुरंत ही नक्षत्र उंगली के 3 और हमले किए और हर उंगली यांत्रिक जानवर के शरीर में छेद कर पार चली गई। धम धम धम। अन्य तीनों जानवरों को वेदांश ने एक ही हमले में नष्ट कर दिया था और वे बिना हिले डुले फर्श पर पड़े हुए थे। कुछ ही पलों में वेदांश ने कुल 5 जानवरों को मार डाला था और फिर चकित युवाओं के समूह को पीछे छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ गया। दूसरे परीक्षण में वेदांश का प्रदर्शन उसके पहले के औसत परिणाम की तुलना में अविश्वसनीय था। यहां तक कि आचार्य बलभद्र ने वेदांश पर एक गहरी नजर डाली। वेदांश ने कुल 5 यांत्रिक जानवरों को मार डाला। 2 अंक। शिष्य ने वेदांश का अंक बताया। किसी को सिर्फ 2 अंक प्राप्त करने के लिए भी 4 या अधिक जानवरों को मारने की आवश्यकता थी। कुछ और भी लोग थे जिन्हें इस परीक्षण में पूरे अंक मिले थे, लेकिन वे वेदांश की तरह एक ही हमले में जानवरों को मारने में सक्षम नहीं थे। इतनी भयानक शक्ति!
आखिरी उंगली की ताकत से तो सामान्य सहस्रार चक्र के योद्धा को भी बुरी तरह घायल किया जा सकता है। जब्बार ने वेदांश का निरीक्षण किया। उसकी साधना इस समूह में सबसे अधिक थी, लेकिन उसे वेदांश को हराने का कोई भरोसा नहीं था। दूसरा परीक्षण, यंत्रकलापथ, अभी भी जारी रहा और भले ही वेदांश ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आचार्य बलभद्र और कबीले के अन्य सदस्यों ने इसे दिल से नहीं लगाया, क्योंकि उनके लिए भी पहले परीक्षण में प्राप्त 6 अंक ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके पास युद्ध का कितना भी अनुभव क्यों न हो, क्षमता की कमी के कारण वो अभी भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। राजकुमारी मीनाक्षी थापा ने वेदांश पर नजर डाली, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लगाया। वेदांश ने भी महसूस किया कि दूसरे परीक्षण में उसके प्रदर्शन ने कबीले का ध्यान आकर्षित नहीं किया और अन्य युवाओं के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत था, लेकिन क्षमता की कमी का मतलब था कि वो भविष्य में ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही था जो वेदांश चाहता था। वो लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता था। प्रताप साहब ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे चरण में वेदांश ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जल्द ही दूसरी परीक्षा समाप्त हो गई। वेदांश का कुल अंक दोनों परीक्षणों के बाद 4 हो गया था। अगला परीक्षण चित्र सरणी परीक्षण है। आचार्य बलभद्र लोगों के समूह को पास के ही एक पुरानी इमारत तक ले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सभी युवाओं को इमारत में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। यहां पर परीक्षा देने वाले युवाओं को एक एक कर अंदर जाना था। ये परीक्षण बहुत रहस्यमय लगता है, वेदांश खुद से बड़बड़ाया। परीक्षा देने वाले युवक एक एक कर अंदर गए, फिर एक के बाद एक बाहर निकल गए। अधिकांश प्रतिभाएं अपनी भौहें सिकोड़कर और चिढ़ भरी अभिव्यक्ति के साथ इमारत से बाहर निकल गए। तीसरे परीक्षण के लिए आपको शांत रहना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि आपकी सीखने की क्षमता कितनी अच्छी है, इस परीक्षा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रताप साहब ने धीमे स्वर में कहा। वेदांश ने अपना सिर हिलाया। जब से रहस्यमय दाहिनी आंख उसे मिली थी, उसकी स्मृति और समझ दोनों बढ़ गई थी। थोड़ी देर के बाद अंत में वेदांश की बारी थी। क्रमांक 49, वेदांश। परीक्षण सहायक की भूमिका निभाने वाले शिष्य द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर वेदांश ने उस प्राचीन इमारत में कदम रखा। भवन खाली था। यहां पर परीक्षार्थियों की सहायता के लिए कबीले के कुछ शिष्य मौजूद थे। ऊपर जाओ। सीढ़ियों के पास 2 शिष्य खड़े थे। वेदांश सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गया और उसमें प्रवेश करते ही वेदांश को दीवार पर एक विशाल चित्र लटका हुआ दिखाई दिया। तस्वीर का दृश्य बेहद जटिल था और ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा हिल भी रहा था, लेकिन जब उसने इस पर गहराई से ध्यान दिया तो अचानक तस्वीर में अलग अलग दृश्य चमकने लगे। वेदांश थोड़ा हैरान था कि क्या इस तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। उहूं, उहूं, एक आवाज ने वेदांश को बाधित किया। तस्वीर के दाहिनी ओर एक सफेद वस्त्र पहने और बाईं ओर एक लाल वस्त्र पहने 2 बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। आचार्य बलभद्र कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे और उन्होंने थोड़ा झुककर दोनों व्यक्तियों का अभिवादन किया। दूसरी मंजिल पर आचार्य बलभद्र को दरवाजे के बाहर ही खड़ा होना पड़ा, जिससे वेदांश को एहसास हुआ कि इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों की पहचान अवश्य ही थोड़ी खास थी। चित्र सरणी परीक्षण, भ्रामक मछली चित्र, शुरू किया जाए। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े ने धीरे से अपने हाथों से ताली बजाई और दीवार पर लगी तस्वीर का दृश्य बदल गया। इस भ्रामक मछली चित्र में कुल 9 अलग अलग दृश्य हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये और भी कठिन होते जाएंगे। इस परीक्षण में आपको ये बताना है कि उस दृश्य में कितनी मछलियां हैं और वे किस रंग की हैं। सफेद वस्त्र वाले बूढ़े ने कहा। मछलियों की संख्या और रंग? वेदांश ने समझने के बाद अपना सिर हिलाया। जल्द ही वेदांश ने पहले बदलाव को करीब से देखा, जो उसके हिसाब से काफी सरल था। 3 मछलियां, 1 काली और 2 हरी, वेदांश ने उत्तर दिया। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भावहीन रूप से दृश्य को दूसरी तस्वीर में बदल दिया। वेदांश ने इसे देखा। ये पहले की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल था, लेकिन वे अब भी उसकी पैनी निगाहों से बच नहीं सका। 5 मछलियां, 1 काली, 2 लाल और 2 सफेद, वेदांश ने तुरंत उत्तर दिया। हम। सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग और लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग के हाव भाव थोड़े बदल गए। प्रत्येक तस्वीर का सही उत्तर देने पर आधा अंक मिलता था और पहले आए सभी युवाओं को लगभग 1-1 अंक मिल पाया था, लेकिन उन्होंने सोचने में बहुत समय लगा दिया था। वेदांश का प्रतिक्रिया समय दूसरों की तुलना में बहुत तेज था। जल्द ही तीसरी तस्वीर सामने आ गई। 8 मछलियां, 2 काली, 2 सफेद, 3 लाल और 1 हरी, वेदांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा,
फिर उन्होंने वेदांश का निरीक्षण किया। जब भ्रामक मछली चित्र तीसरे दृश्य में पहुंची तो इसकी जटिलता के कारण सामान्य साधकों को उत्तर देने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वेदांश कुछ ही सांसों में जवाब दे दिया था। देखते ही देखते तस्वीर एक बार फिर बदल गई। 13 मछलियां, 5 नीली, 3 सुनहरी। वेदांश इस बार अपना जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका। दोनों व्यक्तियों की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। नियम के मुताबिक चौथे दृश्य में उत्तीर्ण होने पर पूरे नंबर मिल जाते थे, लेकिन जारी रखे, सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ताली बजाई और एक और दृश्य सामने आया। 5वां दृश्य बेहद जटिल था। वेदांश ने मछलियों को इधर उधर खेलते और हवा में उछलते देखा। छोटी सी भी चूक होने पर उत्तर नाटकीय रूप से बदल सकता है। थोड़ा सोचने के बाद वेदांश ने कहा, 27 मछलियां, 7 भूरी, 6 नारंगी। वेदांश को इस तरह से आसानी से सभी जवाब देते देख दोनों बुजुर्गों के भाव बदल गए। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने फिर छठा दृश्य दिखाया। छठा चित्र वास्तविकता और भ्रांतियों से भरा था, जो एक दूसरे के साथ मिलकर उसे और भी जटिल बना रहे थे। उसी समय वेदांश की आंखों में अचानक से हल्की रोशनी दिखाई दी और कुछ देर तस्वीर को देखने के बाद उसने जवाब दिया, 48 मछलियां, 9 बैंगनी, 12 काली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर सही जवाब दिया था। एक दूसरे को देखते ही दोनों बुजुर्गों के हाव भाव अब सदमे में बदल गए थे। 7वें दृश्य के सामने आते ही सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने आह भरी। 7वीं तस्वीर पहले की तुलना में बहुत कठिन थी और वेदांश को वास्तविकता देखने के लिए अपनी दिव्यदाहिनी आंख की पूरी क्षमता को जागृत करना पड़ा। इस बार उसने गलत जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग और लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग ने एक सांस छोड़ी। यदि वेदांश एक बार फिर से सही उत्तर दे देता तो उसे एक राक्षसी प्रतिभा माना जाता, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि वेदांश ने तो जानबूझकर गलत उत्तर दिया था। मैं जड़ी बूटी विभाग का उप प्रमुख हूं। क्या आप जड़ी बूटी विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे और मुझे अपना गुरु बनाएंगे? लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग ने फीकी मुस्कान दी। उप प्रमुख, गुरु? वेदांश एक पल के लिए तो चकित रह गया। बूढ़े विशंभर, इसका क्या अर्थ है? क्या तुम मेरे शिष्य को चुराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं देख सकते कि उसकी प्रमुख विशेषता सरनियां हैं? वो गुप्त अभियान विभाग में प्रवेश करने के लिए अधिक अनुकूल है। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग काफी गुस्से में लग रहे थे। तो क्या होगा आगे? और वेदांश इन दोनों बुजुर्गों में से किसको अपना गुरु बनाएगा? या फिर आने वाला है कोई तीसरा मोड़? दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप कोई किसी किरदार को पसंद करते हैं और उसे ज्यादा देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, कृपया इस नॉवल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। CH 110 नामंजूरी। कोने में खड़े आचार्य बलभद्र बेहद हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि किसी तरह दोनों बुजुर्ग आपस में ही लड़ने लगे। उसने सोचा नहीं था कि उसके सामने मौजूद औसत क्षमता वाला युवक 2 उपप्रमुखों को आपस में ही लड़ा देगा। अर्धचंद्र कबीले में नियमन विभाग, गुप्त अभियान विभाग, केंद्रीय विभाग और जड़ी बूटी विभाग जैसे विभिन्न विभाग थे। जड़ी बूटी विभाग जड़ी बूटियों की देखभाल, गोली बनाने और उपचार के लिए उत्तरदायी था। जड़ी बूटी विभाग बेहद लोकप्रिय था, खासकर वैद्यों के बीच। आचार्य विशंभर जड़ी बूटी विभाग के सबसे अच्छे औषधि विशेषज्ञ में से एक थे। गुप्त अभियान विभाग कबीले में गुप्त चीजों के प्रभारी थे, जिसमें पहाड़ की सरणियों, ऊर्जा जाल को ठीक करना, उन्हें सुचारू रूप से चालू रखना और नई सरणियों का निर्माण शामिल था। सफेद वस्त्र वाला बुजुर्ग आचार्य मनोहर थे, जो कि एक बहुत अच्छे सरणी विशेषज्ञ थे, जिसने इस 9 चित्रों वाले ऊर्जा जाल को कुछ अन्य सरणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाया था। युवक, तो आप हम दोनों में से किसे अपना गुरु बनाना चाहते हैं? आचार्य मनोहर ने पूछा। युवक, आप शायद नहीं जानते होंगे कि एक औषधि विशेषज्ञ कितना महत्वपूर्ण होता है और उनका रुतबा कितना ऊंचा होता है। लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग ने कहा। एक सरणी विशेषज्ञ और एक औषधि विशेषज्ञ दोनों ही वेदांश को अपना शिष्य बनाना चाहते थे और उनकी साधना आचार्य बलभद्र की तुलना में अधिक थी। दोनों उपप्रमुख वेदांश को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन वेदांश बेहद परेशान थे क्योंकि एक पक्ष की बात मानने पर दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचेगी। हालांकि कबीले में प्रवेश करने के बाद उसे एक मजबूत पृष्ठभूमि खोजने की जरूरत थी, लेकिन वो किस पर भरोसा करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था।
क्योंकि वेदांश ने जब चुपके से उन दोनों आचार्यों की जांच की तो उसे एहसास हो गया था कि ये दोनों लोग अभी पृथ्वी मंडल में नहीं पहुंचे होंगे, तो क्या ये दोनों पृथ्वी मंडल में पहुंच चुके आचार्य अधिरा से उसकी रक्षा कर पाएंगे। प्रताप साहब ने उसे जो बताया उसके अनुसार सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो पहले एक आंतरिक शिष्य बने, फिर एक मजबूत पृष्ठभूमि की तलाश करें और सबसे ताकतवर आचार्यों में से किसी एक का शिष्य बन जाए। धन्यवाद आचार्य, लेकिन मुझे सरणियों या औषधियों का कोई अनुभव नहीं है। मेरी इच्छा केवल एक आंतरिक शिष्य बनने की है और फिर मैं अन्य बातों पर विचार करूंगा। वेदांश ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बताया कि वो क्या करना चाहता है। आचार्य विशंभर और आचार्य मनोहर दोनों ही निराश थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी, क्योंकि वेदांश ने कहा था कि वो एक आंतरिक शिष्य बनने के बाद ही इस पर विचार करेगा। कोई बात नहीं, फिर हम कुछ समय बाद इस पर चर्चा करेंगे। जल्द ही वेदांश के अंकों की घोषणा की गई, जो कि पूरे 2 अंक थे, और फिर वो बाहर चला गया था। लेकिन जाने से पहले उसने भ्रामक मछली चित्र के 8वें और 9वें दृश्य को देखने के लिए कहा। उसने महसूस किया कि इसमें निहित ज्ञान हवा के चारों रुख की तुलना में भी अधिक जटिल होगी। दोनों आचार्यों ने उसे मना नहीं किया और वो दोनों दृश्य देखने दिया। वेदांश ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत किया और दोनों दृश्यों को अपनी दाहिनी आंख में संरक्षित कर लिया। इस समय तक सभी 9 दृश्य उसकी दाहिनी आंख में संरक्षित हो गए थे। भ्रामक मछली चित्र के 9 दृश्यों को उसने अपने दिमाग में दोहराया तो वेदांश ने महसूस किया कि दृश्यों में भ्रम की स्थिति इतनी गहरी है कि उन्हें पूरी तरह से समझना हवा रुख की 4 तकनीकों की तुलना में भी कठिन था। यदि वो भ्रामक मछली चित्र को पूरी तरह से समझ लेता है तो ये उसके लिए काफी फायदेमंद होगा। हाँ, यदि आप भ्रामक मछली चित्र के सभी 9 दृश्यों को समझ लेते हैं तो हमें आपके गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है, सफेद वस्त्र पहने आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद वेदांश को पता चला कि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम आचार्य मनोहर था और वो एक सरणी विशेषज्ञ थे, जबकि लाल वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम आचार्य विशंभर था और वो एक कुशल औषधि विशेषज्ञ थे। दूसरी मंजिल छोड़ने के बाद वेदांश ने महसूस किया कि आचार्य बलभद्र अब उसे एक अलग नजरिए से देख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो आचार्य बलभद्र की नजरों में एक चींटी के बराबर था, लेकिन तीसरे परीक्षण को उत्तीर्ण करने के बाद आचार्य बलभद्र ने आखिरकार महसूस किया था कि वेदांश को कम करके आका नहीं जा सकता है। बूढ़े विशंभर, तुम मेरे साथ क्यों लड़ रहे थे? क्या तुम नहीं देख सकते कि ये बच्चा एक सच्ची सरणी प्रतिभा बन सकता है? आचार्य मनोहर ने गुस्से में कहा। नश्वर मंडल का एक बच्चा भ्रामक मछली चित्र में 7वें दृश्य तक विश्लेषण कर सकता था और वो भी कुछ ही समय में। यहां तक कि आध्यात्मिक मंडल के सरणी विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकते थे। गलत। बूढ़े मनोहर, क्या तुम ये नहीं देख सकते कि इस बच्चे की दृष्टि और याददाश्त कितनी अच्छी हैं और वो हर चीज का कितनी बारीकी से अध्ययन कर सकता है? एक औषधि विशेषज्ञ के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, आचार्य विशंभर ने आचार्य मनोहर को जवाब देते हुए कहा। उनके ऐसा बोलते ही एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। आचार्य बलभद्र भी हैरान थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दोनों उपप्रमुख इस तरह एक शिष्य के लिए लड़ेंगे। वे दोनों न केवल अपने विभाग के उपप्रमुख थे बल्कि अर्ध पृथ्वी मंडल के साधक भी थे और साथ ही उन्होंने कबीले में बहुत योगदान भी दिया था। इसी वजह से कबीले के प्रमुख आचार्यों के बाद इन्हीं के पास पर्याप्त अधिकार था। इमारत से बाहर निकलने के बाद वेदांश ने प्रताप साहब, विशेष और विक्रांत के साथ मुलाकात की। ये जानकर कि वेदांश को फिर से पूरे अंक मिले, प्रताप साहब के चेहरे पर संतुष्टि की एक मुस्कान दिखाई दी। तीसरी परीक्षा समाप्त होते होते शाम हो गई और सभी को बताया गया कि उन सभी को प्राप्त अंकों के अनुसार ही कबीले में स्वीकार किया जाएगा। केवल शीर्ष 20 को भी कबीले में प्रवेश दिया जाएगा, आचार्य बलभद्र ने कहा। अपने परिणामों की प्रतीक्षा करने वाले सभी युवा बेहद घबराए हुए थे। पहला स्थान जब्बार, 8 अंक। दूसरा स्थान मीनाक्षी थापा, 7-5 अंक। तीसरा स्थान कबीले के एक शिष्य ने घोषणा की। 10वां स्थान वेदांश, 6 अंक। 10वें स्थान पर वेदांश ने अपना नाम सुना। हालांकि वेदांश को पिछले 2 परीक्षणों के लिए पूर्ण अंक मिले थे, लेकिन उसका पहला परिणाम बहुत औसत था, इसलिए वो शीर्ष 3 में शामिल नहीं हो पाया। यहां तक कि विशेष भी उससे ऊपर 6ठे स्थान पर था। विक्रांत ने भी शीर्ष 20 में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और 17वें स्थान पर रहा। तीनों को ही स्वीकार कर लिया गया था।
प्रताप साहब बहुत खुश और गर्वित थे। वहां पर बहुत सारे युवा थे जिन्हें बड़े परिवारों और प्रांतों द्वारा लाया गया था। इसके बावजूद कई लोग अपने परिवार के सभी बच्चों को कबीले में शामिल नहीं करा पाए थे। प्रताप साहब, आपके तीनों शिष्य बहुत अच्छे हैं, ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा। प्रताप साहब उनके शब्दों में ताने को महसूस कर सकते थे। भले ही उनके 3 शिष्यों ने सफलतापूर्वक कबीले में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी क्षमता उच्च नहीं थी, इसलिए उन्हें कबीले का आंतरिक शिष्य बनने में काफी मुश्किल आएगी। दूसरी ओर ठाकुर साहब की पोती साक्षी ठाकुर के पास एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर था और उसे पहले परीक्षण के बाद सीधे प्रवेश मिल गया था। जल्द ही नामों की घोषणा की गई। अर्धचंद्र कबीले ने कुल 22 शिष्यों को चुना, जिनमें कई प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं, जैसे कि प्रतीक, जिनके पास परिवर्तनशील शरीर था, उसे सीधे एक प्रमुख आचार्य के द्वारा शिष्य के रूप में चुना गया था। इसके अलावा साक्षी ठाकुर, जब्बार और मीनाक्षी थापा सभी के पास शीर्ष स्तरीय प्रतिभा भी थी। तो क्या होगा आगे? क्या वेदांश को कबीले में अब कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर उसने अपनी वास्तविक क्षमता को छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है?